Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. कल से इस वीडियो के खूब मजे लिए हम सब ने, एकदम मूड फ्रेश हो गया। लेकिन हर आंखों देखी और कानों सुनी हमेशा सच नहीं होती, और यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ मरोड़ी मीम नहीं था, ये एआई, आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री शक्ति, सप्लाई चेन, चीन की चुनौती और नए वैश्विक शक्ति संतुलन का पूरा कंप्लीट पैकेज था। तो चलिए आज भारत और इटली की रणनीतिक सगाई की पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन थोड़े लाइटर नोट पर। दोस्तों, दुनिया इस समय ऐसी हालत में पहुंच चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन न्यूज न देखे और अचानक वापस आए तो उसे लगेगा कि दुनिया किसी लेखक ने नहीं बल्कि किसी एक ओवर एक्टिव ड्रामेटिक टाइप लेखक ने लिख दी है। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर तनाव है, वैश्विक सप्लाई चेन को रोज नए झटके लग रहे हैं, चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए नक्शे पर नई रेखाएं खींच रहा है, एआई की रेस में अमेरिका और चीन ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे ओलंपिक का फाइनल हो, और इसी बीच रोम की सड़कों पर दो नेता आराम से टहलते दिखते हैं। एक तरफ भारत के पीएम मोदी और दूसरी तरफ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। और इंटरनेट पूछ रहा है, भैया ये जियोपॉलिटिक्स चल रही है या नेटफ्लिक्स की नई सीरीज? दोस्तों, पहले दो देशों के रिश्ते फिल्मों वाली शादी जैसे होते थे कि सुख दुख में साथ निभाएंगे, लेकिन अब दुनिया लिंक्डइन मोड पर आ चुकी है। अब सवाल ये नहीं होता कि दोस्ती कितनी पुरानी है, अब सवाल होता है कि आप कौन सी क्षमता लेकर आए हैं। और शायद इसी वजह से जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत इटली संबंध अब केवल मित्रता नहीं बल्कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुके हैं। मतलब पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार हुई थी, अब रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट हो चुका है। लेकिन ये कहानी अचानक नहीं शुरू हुई। भारत और रोम का रिश्ता लगभग 2000 साल पुराना है। इतिहासकार बताते हैं कि रोमन साम्राज्य भारत से मसाले, रेशम, मोती, कीमती वस्तुएं खरीदता था, और बदले में भारत में रोमन सोना इतनी मात्रा में आने लगा कि रोमन लेखक शिकायत करने लगे थे कि भारत रोम की दौलत खींच रहा है। मतलब उस समय भी भारत वैश्विक व्यापार में मजबूत था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले काली मिर्च और मसाले जाते थे, अब एआई मॉडल, डेटा और सेमीकंडक्टर जाएंगे। मतलब इतिहास दोहराया नहीं जा रहा बल्कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। और अब बात आतंकवाद की। भारत और इटली ने इस बैठक में आतंकवाद की कड़ी निंदा की और अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का विशेष उल्लेख किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 यानी 1267 सेक्शन रेजाइम का भी जिक्र हुआ। अब यहाँ सामान्य लोगों को लगेगा कि 1267 आखिर है क्या? तो सरल भाषा में समझिए, ये संयुक्त राष्ट्र की वो सूची है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और आतंकी संगठन डाले जाते हैं ताकि उनके पैसे, नेटवर्क और वैश्विक गतिविधियों पर रोक लग सके। क्योंकि हमें मालूम है कि आधुनिक आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं चलता, उसकी असली ऑक्सीजन होती है पैसा, नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण। और दुनिया में कुछ देशों की पुरानी आदत रही है कि हर आतंकी घटना के बाद वे कहते ही हैं कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और इतनी निंदा कि अब आतंकवादी भी शायद कहने लगे हैं कि भैया अब स्क्रिप्ट बदल लो। लेकिन इस बार भारत का संदेश थोड़ा अलग है। हालांकि इस बात से पड़ोसियों को थोड़ी मिर्ची भी लग सकती है। दोस्तों, 21वीं सदी में युद्ध का मैदान बदल चुका है। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें आई, फिर टैंक और मिसाइलें। अब लड़ाई एआई मॉडल, डेटा सेंटर, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिप्स पर हो रही है। इसलिए भारत और इटली ने इनोवेट इंडिया लॉन्च किया। ऊपर से सुनने में एक स्टार्टअप सम्मेलन जैसा लगता है, लेकिन असल में ये भविष्य की शक्ति का नया केंद्र है। इसमें एआई, फिनटेक, स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, ऊर्जा, कृषि तकनीकी, सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम तकनीकी जैसे क्षेत्रों पर सहयोग होगा। क्योंकि 21वीं सदी का नियम बहुत सरल है, जिसके पास डेटा है वही डिजिटल साम्राज्य बनाएगा। और अमेरिका और चीन पहले से ही मैदान में हैं। लेकिन अब भारत शायद कह रहा है कि भैया थोड़ा साइड हटो, अब हम भी खेलेंगे। और अब बात हॉर्मुज की, जहां से दुनिया की धड़कन गुजरती है, जिस जगह का नाम सुनते ही अर्थव्यवस्था और पेट्रोल पंप दोनों एक साथ घबराने लगते हैं। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था इंसान है तो हॉर्मुज उसकी सांस की नली है। और अगर वहां तनाव बढ़ जाए तो पेट्रोल पंप पर जनता की आत्मा अपने आप कांपने लगती है। भारत ने विशेष रूप से हॉर्मुज में वैश्विक आवाजाही सामान्य रखने की बात भी कही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर बहुत निर्भर है। मतलब अगर यहाँ संकट बढ़ा तो तेल महंगा, फिर परिवहन महंगा, फिर महंगाई और महंगी, और फिर जनता पूछने लगती है कि भैया इस लड़ाई में हमने क्या बिगाड़ा है। इसीलिए 21वीं सदी का नया सिद्धांत है, पहले सप्लाई चेन बचाओ फिर दुनिया बचाओ। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प शब्द पर, इंडो मेडिटेरेनियन कॉरिडोर। सुनने में बड़ा शांत शब्द लगता है और बोलने में थोड़ी जबान भी लड़खड़ाती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जितनी भाषा सभ्य होती है
उसके पीछे उतना ही बड़ा खेल छिपा होता है। दुनिया ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI देखी, बंदरगाह बने, रेल लाइन बनी, सड़कें बनी और कई देशों पर कर्ज भी बढ़ा। और इसीलिए अब भारत और यूरोप नया रास्ता खोज रहे हैं। यही IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेड सी संकट, सप्लाई चेन संकट और चीन की बढ़ती पहुंच ने दुनिया को वैकल्पिक रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया है। तो कुल मिलाकर संदेश सीधा है, रास्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, प्रभाव के भी बनते हैं। चीन सड़क बना रहा था और भारत शायद उसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझ रहा था। तो कुल मिलाकर इस रणनीतिक बैठक में AI पर चर्चा हुई, आतंकवाद पर चर्चा हुई, ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हुई, समुद्री शक्ति पर चर्चा हुई और इंटरनेट यही पूछता रह गया कि भैया टॉफी कौन सी थी। मोदी जी ने मेलोडी दी, मेलोडी ने वीडियो डाला और मेलोडी ट्रेंड होने लगा। दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ रिपोर्ट लिखते रह गए, जबकि इंटरनेट बोल रहा था कि हाँ ठीक है, अब मीम दिखाओ। लेकिन यही सॉफ्ट पावर है, कई बार जो काम मिसाइल नहीं कर पाती वो काम एक छोटी सी टॉफी कर देती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगली बार जब आप ये मेलोडी वाला मीम देखें तो याद रखिएगा, कई बार इतिहास चुपचाप बनता है और इंटरनेट उसे मजाक समझता रहता है। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।